बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अब क्या है कि हमारे पास क्या होता है, एक बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं और एक हमारे राइबोसोम्स हैं। अब जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, उन्होंने क्या करना है कि राइबोसोम्स पे जाके काम करना है और इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमन बींग्स यानी हमारे अंदर भी तो राइबोसोम्स हैं। तो एक फ़र्क है, हमारे जो राइबोसोम्स हैं उसमें एक 60S सब यूनिट है और एक 40S है, जबकि बैक्टीरिया में क्या है कि इसके अंदर एक 50S है और एक 30S है। तो इसलिए जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड हैं किस के राइबोसोम्स के ख़िलाफ़, वो टारगेटेड हैं बैक्टीरियल राइबोसोम्स के ख़िलाफ़, हमारे राइबोसोम्स के ख़िलाफ़ वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो दे आर हाईली टारगेटेड और इसी वजह से ऐसा है कि ये जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स पे ही काम करेंगे, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और इन्हीं की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और जो सिलेक्टिविटी है बैक्टीरियल राइबोसोम्स की, इसका फ़ायदा क्या है कि हमारी बॉडी के जो एडवर्स रिएक्शंस हैं वो कम से कम हो जाएंगे मैमल सेल्स के। और एक दो ड्रग्स का नाम याद करें, क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन, दो ऐसे ड्रग्स हैं कि इनके अंदर क्या होता है कि अगर हम इनकी ज़्यादा कंसनट्रेशन देंगे तो ये क्या करेंगे कि हमारे बॉडी के यानी कि मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के ऊपर जाके काम करेंगे और उनके ऊपर जाके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स पे ही काम करते हैं? इसलिए कि जो हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स हैं, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? बैक्टीरियल राइबोसोम्स के सिमिलर है, इसलिए ये जाके उनके ऊपर एक्ट करते हैं अगर क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन को ज़्यादा अमाउंट में देंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस ह्यूमन बींग्स की भी इनहिबिट कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें 4 रिंग होती हैं, वो फ्यूज़ हुई हुई होती हैं, और उसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। अब इन रिंग्स के ऊपर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होती है, उसकी वजह से फार्माकोकाइनेटिक्स और स्पेक्ट्रम जो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का टेट्रासाइक्लिन का वो डिफरेंट हो जाता है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। टेट्रासाइक्लिन किसी भी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर कैसे एंटर करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, के बाहर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ये पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए भी एंटर कर सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बने होते हैं, और हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू पास करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी, एटीपी। तो या तो ये क्या करता है कि एनर्जी मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। यूनिक टू द बैक्टीरियल इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर ये मैकेनिज्म होता है और उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो दो हैं, पैसिव डिफ्यूजन एंड थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। टेट्रासाइक्लिन जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसंट्रेट कर जाते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये जो छोटा वाला सब यूनिट है, एक बड़ा सब यूनिट होता है, ये क्या करते हैं? 30S सब यूनिट के साथ जाके टेट्रासाइक्लिन क्या होते हैं? इरिवर्सिबली बाइंड कर जाते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ। और इस एक्शन की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंड करता है, तो ट्रांसफ़र आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, और इनकी बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या होती है? एक्टिविटी होती है। ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करते हैं, ग्राम नेगेटिव, प्रोटोजोआ, स्पाइरोकीट्स, माइक्रोबैक्टीरिया एंड एटिपिकल स्पीशीज़ के अगेंस्ट काम करेंगे। और इनकी वजह से ये जो हम इस्तेमाल करें टेट्रासाइक्लिन को, ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है एक्नी में और क्लेमिडिया इन्फेक्शंस में। डॉक्सीसाइक्लिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। एसी में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एक्नी में और क्लेमिडिया में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ये हमें माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम शो किया हुआ है किस चीज़ का? टेट्रासाइक्लिन का। अब यहाँ पे देख लें, ग्राम पॉजिटिव कॉक्स है, ग्राम पॉजिटिव बेसिल है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, स्पाइरोचीट्स, माइकोप्लाज्मा, क्लेमिडिया एंड अदर रिकेट्सिया, रिकेट्सी के अगेंस्ट भी काम करता है। तो आप जितना ज़्यादा इस डायग्राम को देखेंगे आपको स्पेक्ट्रम अच्छा याद होगा। लाइम डिजीज़ में भी इस्तेमाल होता है। लाइम डिजीज़ क्या होती है? लाइम डिजीज़ एक स्पाइरोकीट का इन्फेक्शन है। स्पाइरोकीट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो इस तरह के स्पाइरल से होते हैं। तो स्पाइरोकीट का इन्फेक्शन होता है, और ये कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? बुरीलिया बर्चफॉर्डी, बुरीलिया बर्चडॉर्फेरी, ठीक है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि ये टिक्स होती हैं, उनका बाइट होता है, और उस टिक बाइट की वजह से लाइम डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्शन में क्या होता है? स्किन लीजन्स होते हैं, पेशेंट के सर में दर्द होता है, उसको बुखार होता है, और सर के सारे मसले हो रहे होते हैं। तो सर में क्या-क्या होगा? मेनिंजोएन्केफेलाइटिस होगा, और उसके अलावा जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाएगा। बुल आई पैटर्न रैश होता है, यानी कि बुल्स आई जैसा रैश होता है, और उसमें रेड आउटर रिंग होती है, और इसको कहते हैं एरिथीमा माइग्रेंस इज़ हॉलमार्क ऑफ लाइम डिजीज़। और इसमें लाइम डिजीज़ में कौन सा टेट्रासाइक्लिन ड्रग देते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन। उसके अलावा यहाँ पे देखो एक स्पेक्ट्रम इसका है माइकोप्लाज्मा नमूनिया के अगेंस्ट। तो माइकोप्लाज्मा नमूनिया, या इसको एक और नाम देते हैं वॉकिंग नमूनिया, ये माइक्रो में आप सारे पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट कॉज है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की यंग एडल्ट में, ठीक है। या ऐसे लोग जो मिलिट्री कैंप्स वगैरह में इकट्ठे रह रहे होते हैं, उनके
अंदर माइकोप्लाज्मा नमूनिया होता है और इसकी ट्रीटमेंट हम कौन से टेट्रासाइक्लिन से करते हैं? ट्रीटमेंट इज़ विद मैक्रोलाइड, या तो मैक्रोलाइड से करेंगे या डॉक्सीसाइक्लिन से करेंगे, ठीक है। तो ये एक 2 माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम और 2 इंपॉर्टेंट डिजीजेस जिसमें टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। एंड व्हाट इज़ टेट्रासाइक्लिन? टेट्रासाइक्लिन इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंड इट बाइंड इरिवर्सिबली टू द 30S राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके अलावा इसका स्पेक्ट्रम क्या-क्या है? कॉलरा में इस्तेमाल होता है। हमें पता है कॉलरा क्या होता है कि ये विब्रियो कॉलरा के ज़रिए होता है और इसमें एक कंटामिनेटेड फूड खाने से बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है, एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और इसकी ट्रीटमेंट में भी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो विब्रियो कॉलरा है ना, उस विब्रियो की इंटेस्टाइनल कंसंट्रेशन को ये कम कर देता है और फ्लूइड रिप्लेसमेंट के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अलावा हमने एक और पढ़ा है कि क्लेमिडिया स्पीशीज़ के अगेंस्ट भी काम करता है, क्लेमिडियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। और क्लेमिडिया क्या होता है? ये सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और उसमें यूरिथ्राइटिस, क्योंकि सारे पेल्विक के इन्फेक्शंस होंगे क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। यूरिथ्राइटिस, पीआईडी हो सकता है, लिम्फोग्रेनुलोमा, वेनेरियम, ये जब आप डिजीज़ेस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्लेमिडिया की स्पीशीज़ में भी डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। रिकेट्सिया रिकेट्सी हम पढ़ चुके हैं। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, उसमें भी टेट्रासाइक्लिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डिजीज़ में हम शुरू में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें टेट्रासाइक्लिन्स का, तो वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं। सो दिस इज़ द एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, जो ज़्यादातर मतलब जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है? ईफ्लक्स पम्प, यानी कि इनका ईफ्लक्स हो जाता है, ये ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल जाते हैं और उसके रिजल्ट में क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन को जब सेल से बाहर फेंक दिया जाता है तो उसकी इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कम हो जाती है और जितनी ज़्यादा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कम होती है तो ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या-क्या हो सकता है? ड्रग की एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन भी हो सकती है कि किसी एंजाइम के थ्रू इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए। उसके अलावा बैक्टीरिया ऐसे प्रोटीन्स बना देता है जो क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था ना, टेट्रासाइक्लिन राइबोसोमल 30S सब यूनिट से बाइंड करता है। तो बैक्टीरिया ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन को इसके साथ बाइंड नहीं होने देगा। उसके अलावा जो है, अगर किसी एक स्पेसिफिक टेट्रासाइक्लिन में डिफरेंट ड्रग्स होते हैं ना, किसी एक ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाए, एक टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, तो उसकी वजह से यूनिवर्सल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती सारे टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ओरल इंजेक्शन, यानी ओरली लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसको क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन विद डेयरी प्रोडक्ट्स और अदर सब्सटेंसेस दैट कंटेन डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कैटाइंस, ठीक है। जिनके अंदर डाइवेलेंट कैटाइंस होती हैं या ट्राइवेलेंट कैटाइंस होती हैं, जब हम उनके साथ देंगे तो उससे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, एलुमिनियम, एंटासिड या आयरन सप्लीमेंट्स के साथ आप देते हैं ना, आयरन में आयरन +2 भी है, आयरन +3 भी है। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम +2 होता है, ठीक है। एलुमिनियम क्या होता है? +3। ये सारी क्या है? डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट कैटाइंस है। या फॉर एग्जांपल अंडा खा रहा है, दूध पी रहा है पेशेंट, उन चीज़ों के साथ अगर आपने टेट्रासाइक्लिन दे दिए तो इनकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलरली टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि ये जो सारे एनाइंस और कैटाइंस, सारे कैटाइंस है ना, +2 +3, ये क्या करते हैं कि ये टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड करते हैं और एक नॉन एब्जॉर्बेबल चिलेट बना लेते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए इसको खाने के साथ नहीं लेना चाहिए टेट्रासाइक्लिन को। दोनों डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन जो है आर अवेलेबल एज ओरल एंड आईवी प्रिपरेशन, दोनों के तौर पे ये प्रेजेंट हैं। अब ये देख लें, टेट्रासाइक्लिन को एम्प्टी स्टमक पे दिया था तो इनकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम थी ना, प्लाज्मा कंसंट्रेशन या उसकी एफिकेसी के देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी मैक्सिमम थी। लेकिन ये देखो एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड के साथ दिया, एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड होता है, एंटासिड में होता है, इसके साथ दिया, देखो एब्जॉर्प्शन कम हो गई। मिल्क के साथ दोगे एब्जॉर्प्शन और कम हो जाएगी क्योंकि मिल्क में कैल्शियम वगैरह होता है, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को हमेशा एम्प्टी स्टमक पे टेट्रासाइक्लिन देंगे तो देखें एब्जॉर्प्शन जो है वो किस लेवल पे हो रही है, यानी कि इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी, इसलिए एम्प्टी स्टमक पे टेट्रासाइक्लिन्स देनी चाहिए हमेशा पेशेंट को। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो बाइल में जाते हैं, लिवर, किडनी, जिंजाइवल फ्लूइड और स्किन में कंसनट्रेट होते हैं। उसके अलावा ये उन जगहों पे, उन टिश्यूज़ में ज़्यादा कंसनट्रेट होते हैं जहाँ कैल्सिफिकेशन चल रही होती है, फॉर एग्जांपल टीथ और बोन में, और उन ट्यूमर्स में जिनमें हाई कैल्शियम कंटेंट होता है, क्योंकि हमने डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कैटाइंस का पढ़ा था ना कि वो इसको वहाँ पे कंसनट्रेट कराती हैं, तो इसलिए कैल्सिफिकेशन की जगहों पे ये कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड्स में ये एक मॉडरेट अमाउंट में ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा सीएसएफ में जो हम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव करना चाह रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रग्स की मदद से होती है, मीनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। क्यों? क्योंकि यही सीएसएफ में पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा मीनोसाइक्लिन जो है वो कहाँ-कहाँ हाई लेवल अचीव करता है? सलाइवा में भी, टीयर्स में भी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि हम मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट को इरेडिकेट कर सकें, ठीक है।
क्योंकि ये सलाइवा और टीयर्स में हाई लेवल अचीव हो जाते हैं इससे, इसीलिए हम इसकी मदद से मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट्स जो होती है ना, उसको हम किल कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स में इसकी पेनिट्रेशन मीनोसाइक्लिन की अच्छी है। एक बात और है कि सारे के सारे टेट्रासाइक्लिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे और फीटस के अंदर चले जाएंगे, और हमने कहा है कहाँ कंसंट्रेट करते हैं, कैल्शियम वाली चीज़ों पे, बोन में और टीथ में, तो ये भी बोन और टीथ में जाके बच्चे में कंसंट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये वाली डायग्राम देख लें। देखें IV और IM दे रहे हैं टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। हमने पढ़ा है कि वो थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन CSF में अचीव हो जाती हैं। डॉक्सीसाइक्लिन ग्लूक्रोनाइड जो है वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। आप जितनी अच्छी और डायग्राम्स याद रखेंगे ना, जितना ज़्यादा डायग्राम्स को देखेंगे, आपको ये मेन फार्माकोकाइनेटिक्स याद रहेंगी। ठीक है, ज़्यादातर जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बाइल से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूक्रोनाइड्स में मेटाबोलाइज हो जाते हैं और फिर यूरिन में एक्सक्रीट होंगे, यानी कि बाइल में वो ग्लूक्रोनाइड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो किस में, यूरिन में वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देख लेना है कि एलिमिनेशन कैसे होती है। टेट्रासाइक्लिन यूरिन में अनचेंज्ड एलिमिनेट होगा, और मीनोसाइक्लिन का हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, ज़्यादातर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है। जो रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे उसमें डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन बाइल के थ्रू निकलता है, तो जब डॉक्सीसाइक्लिन बाइल के थ्रू निकलता है तो इसका मतलब ये है कि किडनी पे इसका इतना इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में आप डॉक्सीसाइक्लिन देते हो। टेट्रासाइक्लिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकती है, यानी कि पेशेंट को गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इरिटेशन कर देता है, इसलिए लोग ज़्यादातर टेट्रासाइक्लिन नहीं ले पाते। उसके अलावा ईसोफेजाइटिस यानी ईसोफेगस की इन्फ्लेमेशन भी करा सकता है। तो आपने क्या करना है कि उसको मिनिमाइज़ करने के लिए साथ साथ क्या करना है कि फूड या किसी डेयरी प्रोडक्ट्स के मतलब क्या होता है कि खाली पेट देने तो टेट्रासाइक्लिन खाली पेट है, लेकिन उनको मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है कि पेशेंट को साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि वो मेडिसिन के बाद ले या मेडिसिन से बहुत पहले ले, मेडिसिन के बिल्कुल साथ ना ले, कि फ्लूइड्स ले ऐसे, और कैप्सूल ले, टैबलेट्स ना ले, क्योंकि कैप्सूल आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने टेट्रासाइक्लिन हमेशा एम्प्टी स्टमक पे लेनी है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं होगी, और ऐसे पेशेंट जिनमें ईसोफेजाइटिस के चांसेस होते हैं उनको को एडमिनिस्ट्रेशन विद फूड हम कर सकते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन तो बिल्कुल भी नहीं देंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑन कैल्सिफाइड टिश्यू। हमने कहा है कि बोन में डिपॉजिट हो जाता है, टीथ वगैरह में डिपॉजिट हो जाता है, बच्चों की कैल्सिफिकेशन वगैरह को नहीं होने देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगी और टीथ का हाइपोप्लेजिया होगा, ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी, और बच्चों की ग्रोथ कम होती है तो उनका कद छोटा रह जाता है। इसीलिए टेट्रासाइक्लिन को बच्चों में हम नहीं इस्तेमाल करते। हिपैटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, हाई डोजेज में लिवर को डैमेज कर सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादातर ये लिवर डैमेज कराता है और किडनी डैमेज कराता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में इसको नहीं देंगे। फोटोटॉक्सिसिटी करा सकता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जो टेट्रासाइक्लिन ले रहे होते हैं, अगर वो सन में जाएँ तो उनका सन बर्न हो जाता है, स्किन जल जाती है। ठीक है, और ये टेट्रासाइक्लिन के साथ ज़्यादा होता है। ठीक है, ये टॉक्सिसिटी टेट्रासाइक्लिन के साथ हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस किस के साथ होती है, टेट्रासाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन। तो जो पेशेंट टेट्रासाइक्लिन डेमिक्लोसाइक्लिन ले रहे होते हैं उनमें फोटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए पेशेंट को एडवाइस करना है कि अपने आप को सन से प्रोटेक्शन दे, सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन्स वगैरह का इस्तेमाल करें। वेस्टिबुलर डिसफंक्शनिंग हो सकती है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, हमारे ईयर में होता है ऑर्गन जो बैलेंस मेंटेन करता है, तो इसकी वजह से बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन होगा, डिजीनेस होगी, वर्टाइगो, टिनाइटस। टिनाइटस जो हर टाइम कानों में घंटियों की आवाज़ आती है। वर्टाइगो यानी कि पेशेंट को चक्कर आएंगे, वो खुद को बैलेंस नहीं रख पाएगा, और ये ज़्यादा किसके साथ होता है, मीनोसाइक्लिन। नाम से है मीनो छोटा सा है, लेकिन ये मीनोसाइक्लिन इतना छोटा है कि ये कान में चला जाता है और कान के मसले करा देता है। ठीक है, ये कंसनट्रेट हो जाता है एंडोलिम्फ ऑफ द ईयर में और फंक्शन को इफेक्ट करता है, और डॉक्सीसाइक्लिन भी वेस्टिबुलर डिसफंक्शन करा सकता है। सूडो ट्यूमर सेरिब्राई क्या होता है कि ये बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होती है, बिनाइन होती है। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, यानी कि वहाँ पे जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उसमें हाइपरटेंशन है, और इसमें हेडेक होता है, विजन ब्लरी हो जाती है, ज़्यादातर एडल्ट्स में होते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर आप ये ड्रग देना बंद कर दें तो पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, अगर ड्रग नहीं बंद करेंगे तो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, प्रेग्नेंट में नहीं देना, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में नहीं देना, 8 साल से कम बच्चों में नहीं देना। ठीक है, ये देख लें। जीआई डिस्टर्बेंस हो सकती है, हमने पढ़ा, इसोफेजाइटिस हो सकता है, बोन में डिपॉजिट हो सकता है, टीथ में डिपॉजिट हो सकता है, तो इसलिए बच्चों में नहीं देना। लिवर फेलियर हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना। फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, किस किस की पड़ी थी, मीनोसाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन की पड़ी थी। वर्टाइगो हो सकता है, बैलेंस इफेक्ट हो सकता है, और अवॉइड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ऊपर देखो लाल निशान बना हुआ है, प्रेगनेंसी में तो टेट्रासाइक्लिन बिल्कुल ही नहीं देना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई।
अब अगला चलते हैं ग्लिसाइल साइक्लिन्स। ग्लिसाइल साइक्लिन्स में क्या क्या है, टाइगीसाइक्लिन वो मीनोसाइक्लिन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये फर्स्ट अवेलेबल मेंबर है ग्लिसाइल साइक्लिन एंटी माइक्रोबियल क्लास का। इसमें क्या होता है कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, और उसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, उन इन्फेक्शंस में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ग्लिसाइल साइक्लिन्स का। और टाइगीसाइक्लिन इसकी एग्जाम्पल है। टाइगीसाइक्लिन का क्या है, इसका भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है और ये रिवर्सिबली बाइंड करता है, ठीक है। पीछे टेट्रासाइक्लिन इरिवर्सिबली बाइंड कर रहे थे, ये रिवर्सिबली बाइंड कर रहा है 30s राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ, और इसने भी क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है। इन एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम टाइगीसाइक्लिन का देखें तो इसका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ये मर्सा के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस के खिलाफ। उसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस चेप्रोकोकाई के खिलाफ, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकाई, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टोमेज बनाते हैं, और बीटा लैक्टोमेज क्या करता है, वो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कराता है, तो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसके अलावा एकिनोबैक्टर बोमैनिन के खिलाफ भी, बहुत सारे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरी ड्रग से रेजिस्टेंट हैं, उनके खिलाफ ये देखें कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन टाइगीसाइक्लिन जो है वो मॉर्गेनेला, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया और सूडोमोना की स्पीशी के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव नहीं है। प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, सूडोमोनास के अगेंस्ट और मॉर्गेनेला के अगेंस्ट ये इसका स्पेक्ट्रम नहीं है। बाकी इन सब के अगेंस्ट ये बहुत अच्छा काम कर लेता है, तो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बाद आ जाओ फार्माकोकाइनेटिक, इसको आईवी देंगे, और इसका टाइगीसाइक्लिन का लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर ये टिश्यूज़ को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करता है, लेकिन इसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन भी लो होती है। और टाइगीसाइक्लिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए पुअर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में इसकी कंसनट्रेशन कम होती है। इसका प्राइमरी रूट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, बिलियरी एंड फीकल। इसमें डोजेज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि बिलियरी और फीकल एक्सक्रीशन है। However, dose reduction is recommended in severe hepatic dysfunction, क्योंकि बाइल से तो रिलेटेड है ना, तो हेपेटिक डिस्फंक्शन में सिर्फ इसकी डोज रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, डोज एडजस्टमेंट चाहिए होंगी, लेकिन किडनी डिस्फंक्शनिंग में इतनी इसकी डोज एडजस्टमेंट आपको नहीं चाहिए होती है। उसके बाद आ जाए एडवर्स इफेक्ट। डाइगीसाइक्लिन के साथ होता है पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, और लिवर एंजाइम ज़्यादा हो सकते हैं, और सीरम क्रेटिनिन भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि क्रेटिनिन क्यों ज़्यादा हो रहा है कि ये किडनी को डैमेज करा सकता है। दूसरे एडवर्स इफेक्ट जो इसके टेट्रासाइक्लिन के सिमिलर होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, सूडोट्यूमर सेरिब्राई हो सकता है, परमानेंट टीथ की डिस्कलरेशन हो सकती है, टूथ डेवलपमेंट इम्पेयर हो सकती है, फीटल हार्म हो सकता है अगर प्रेगनेंसी में देंगे। और टाइगीसाइक्लिन क्या करेगा कि ये दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरफेयर करेगा। कैसे कि ये वारफरीन की क्लियरेंस को कम कर देगा और प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ाएगा। तो क्या ख्याल है, जब वारफरीन की एक्सक्रीशन कम हो रही है, वारफरीन एंटीकोएगुलेंट था, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर जो पेशेंट वारफरीन ले रहे हैं उनको आपने बहुत ध्यान के साथ टाइगीसाइक्लिन देना है। देयरफॉर आईएनआर शुड बी मॉनिटर्ड। हमने पढ़ा था ना कि वारफरीन जब भी देते हैं तो आईएनआर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो इसलिए इन पेशेंट का आईएनआर क्लोजली मॉनिटर करना है। जब भी एक पेशेंट जो वारफरीन ले रहा है उसको साथ साथ अगर आप टाइगीसाइक्लिन भी दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड कौन कौन सी होती हैं, एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या हैं कि इसमें हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल करते हैं, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, लेकिन एरोबिक हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटीज़ बहुत सीरियस होती हैं, इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अमाइनोग्लाइकोसाइड इनका नाम क्यों है, इनके स्ट्रक्चर की वजह से है। अमाइनो का मतलब क्या है, दो अमाइनो शुगर हैं, और ग्लाइकोसाइड क्यों, क्योंकि इनका ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है टू द सेंट्रल हेक्सोज न्यूक्लियस। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो डिराइव होता है या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से डिराइव होता है या फिर माइक्रोमोनोस्पोरा से डिराइव होता है, ठीक है। तो माइक्रोमोनोस्पोरा से डिराइव होता है तो उनको हम एंड में माइसिन लगाते हैं, MICIN, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से डिराइव होता है उसके एंड पे माइसिन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड ने क्या करना है, पोरिन चैनल्स होते हैं, पोरिन चैनल के जरिए डिफ्यूज़ करके बैक्टीरिया के अंदर चले जाना है। और पोरिन चैनल्स किस में पड़े होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू ये अंदर चला जाता है। उसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स का एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम भी होता है, ठीक है। उस ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम के जरिए भी ट्रांसपोर्ट होके जो है वो हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड उस बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे। अब जब बैक्टीरिया के सेल के अंदर हैं तो वहाँ जाके क्या करेंगे कि ये 30S राइबोसोमल सब
यूनिट के साथ जाके बाइंड करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे कि अंदर जो राइबोसोम का फंक्शनल अपैरेटस होता है ना, उसकी असेंबली चल रही होती है, वो नहीं होने देंगे। या फिर क्या करेंगे कि इस 30S राइबोसोमल सब यूनिट जो है, इसको क्या करेंगे कि इसका दिमाग ख़राब कर देंगे। जब इसका दिमाग ख़राब होगा बेचारे का, तो ये क्या करेगा कि जो जेनेटिक कोड यानी जो इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए लगा हुआ था आके, उसका जेनेटिक कोड ही ये गलत पड़ेगा। जब क्या ख्याल है जेनेटिक कोड गलत पड़ रहा होगा तो अपना प्रोटीन ही गलत बना लेगा। जब वो बैक्टीरिया बेचारा अपना प्रोटीन गलत बनाएगा तो ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है कि ये तो एक जाके 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जाके लगा, इसने क्या कराया कि फंक्शनल राइबोसोमल अपैरेटस की असेंबली नहीं होने दी, या फिर इसने 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इस काबिल बनाया कि वो मिस रीड करे जेनेटिक कोड को, और मिस रीड होगा प्रोटीन सही नहीं बनेंगे और उसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंटीबायोटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक। पीछे जितनी एंटीबायोटिक्स करी हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, लेकिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड बहुत यूनिक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड का याद रखना है कि दे आर साइडल। अमाइनो ग्लाइकोसाइड आर साइडल, साइडल मीन बैक्टीरियासाइडल, यानी कि ये उनको किल कर रहे हैं बैक्टीरिया को। अब जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा मरते जाएंगे। तो एफिकेसी इनकी किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है? डिपेंडेंट अपॉन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन देंगे बैक्टीरिया की डेथ उतनी ज़्यादा होगी। एंड सी मैक्स ऑफ द ड्रग अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अमाइनो ग्लाइकोसाइड में जो टारगेट सी मैक्स है वो क्या होती है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड में हमारा क्या टारगेट होता है कि हम जो इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी रखें? मैक्सिमम कंसंट्रेशन के मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा रखें। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है किस चीज़ के लिए? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के लिए। उसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी है कि अगर मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन सपोज इस एंटीबायोटिक की नीचे भी चली जाती है तो स्टिल तब भी ऑर्गेनिज्म मरते रहते हैं। जितनी ज़्यादा डोज होगी उतना लॉन्गर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होगा। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका एक्सटेंडेड इंटरवल डोजिंग है। ठीक है, यानी कि हम एक सिंगल लार्ज डोज दे देते हैं और बेफिक्र होकर पूरा दिन बैठ जाते हैं कि हाँ भाई ये डोज दे दी है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग हो रही है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी है, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड बड़ा अच्छा काम कर रही होंगी। ठीक है, लेकिन आजकल क्या किया जाता है कि इसको डिवाइड करके डेली इसकी डोजेस डिवाइड करके दी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है, और दूसरा कि आसानी रहती है कि पेशेंट की बॉडी पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले सिंगल डोज दे दी जाती थी इसके फ़ायदों की वजह से, इन फ़ायदों की वजह से, लेकिन आजकल क्या किया जाता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिस्क को कम करने के लिए क्या होता है कि इसको डिवाइडेड डोजेज़ में ही दिया जाता है। राइट, उसके बाद हम एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देख लेते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड का। ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, और हमने पढ़ा था क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट भी हो रही होती है। ठीक है, उसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जैसे सूडोमोनास के अगेंस्ट भी ये काम करता है, क्लेब्सिएलो बैक्टर के अगेंस्ट भी ये काम करता है। एडिशनली अमाइनो ग्लाइकोसाइड को हम क्या करते हैं कि बीटा लैक्टैम एंटीबायोटिक के साथ कंबाइन कर देते हैं, और इनका यानी कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड का बीटा लैक्टैम एंटीबायोटिक के साथ क्या होता है? साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है कि जब इन दोनों को इकट्ठा देंगे ना तो इनका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और कब? जब हम दो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं, एंटीरोकोकस फेकैलिस और एंटीरोकोकस फेसियम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंटीरोकोकस फेकैलिस और एंटीरोकोकट फेशियम की वजह से हो रही होती है, उस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को कंबाइन करके देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? ये दो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, तो इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। कुछ थेराप्यूटिक एप्लीकेशन जो हैं वो 4 कॉमनली यूज्ड अमाइनो ग्लाइकोसाइड की, वो फिगर 39.7 में शोन है, वो आपने फिगर देख लेनी है। ये है फिगर हमारे पास। ये हमने बताया ना कि साइनर्जी क्या है? साइनर्जी होती है कि जब दो ड्रग्स को हमने साथ दिया तो उनका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, और वो हमने पढ़ लिया अमाइनो ग्लाइकोसाइड का किसके साथ ज़्यादा होता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ। कब? जब हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को ट्रीट करते हैं, किन ऑर्गेनिज्म की वजह से? एंटीरोकोकस की स्पीशीज़ के अगेंस्ट और स्टेप्टोकोकस ए गैलेक्टिए की स्पीशी के अगेंस्ट। अब एंटीरोकोकस स्पीशीज़ के अगेंस्ट आप कौन सी दो ड्रग्स को कंबाइन करते हो? एम्पीसिलिन जेंटामाइसिन को, और स्टेप्टोकोकस ए गैलेक्टिए की स्पीशीज़ के अगेंस्ट आप किसको कंबाइन करते हो? साइनर्जिस्टिक इफेक्ट एम्पीसिलिन जो कि हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड है उसको, जेंटामाइसिन जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है उसको आप कंबाइन कर देते हो एम्पीसिलिन। तो एम्पीसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी, ऊपर हमने इसको जेंटामाइसिन के साथ कंबाइन किया, जेंटामाइसिन के साथ कंबाइन किया, और नीचे भी हमने इसको जेंटामाइसिन के साथ कंबाइन किया। तो एंटीरोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस एक गैलेक्टी है। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होता है, जिसमें ब्रूसेला स्पीशीज़ होती हैं, उसमें जेंटा और डॉक्सी को कंबाइन कर देते हैं। फ्रांसिसेला में सिर्फ जेंटा होती है। क्लेब्सिएला स्पीशीज़ सुडोमोनास और यर्सीनिया के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन ड्यू टू सुडोमोनास एरोजिनोसा
सूडोमोनास के अगेंस्ट जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, सूडोमोनास में हम देते हैं टोब्रामाइसिन और उसको कंबाइन करते हैं एंटी सूडोमोनल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ, ठीक है। तो टोब्रामाइसिन होती है इसमें सूडोमोनास के अगेंस्ट और उसको हम किसी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ कंबाइन करके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए दे देंगे, ठीक है। तो ये आपने स्पेक्ट्रम देख लेना है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। अमाइनोग्लाइकोसाइड की रेजिस्टेंस कैसे होती है, इफ्लक्स मैकेनिज्म के जरिए होती है, या तो इनका अपटेक कम हो जाता है या तो इनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है। इनएक्टिवेशन कैसी होती है कि बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा ना, बैक्टीरिया का डीएनए होता है प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या करते हैं कि प्लाज्मिड बड़े चालाक हो जाते हैं, वो एंजाइम बना लेते हैं और वो सोचते हैं अब ये अमाइनोग्लाइकोसाइड अंदर आके दिखाए, मैंने अपने एंजाइम के जरिए इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो वो डिस्ट्रॉय करा लेता है। या इफ्लक्स पंप के जरिए उसको कहते हैं कि तुम बाहर निकलो, तुम अंदर ही नहीं आ सकते, या तो उसके अंदर आने पर कमी कर देता है या तो उसको बाहर निकाल देता है, या फिर एंजाइम बनाते हैं जो इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और हर एंजाइम हर डिफरेंट एंजाइम बनाते हैं और हर एंजाइम की एक स्पेसिफिसिटी होती है, हर अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए अलग स्पेसिफिसिटी होती है। तो देखा बैक्टीरिया कितने चालाक हो जाते हैं। देयरफॉर क्रॉस रेजिस्टेंस कैन नॉट बी प्रज्यूम, क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं प्रज्यूम की जा सकती। एमिकेसिन इज लेस वल्नरेबल टू दिस एंजाइम देन अदर एंटीबायोटिक इन दिस ग्रुप। तो इसका मतलब है कि एमिकेसिन जो एंटीबायोटिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, वो जो है इन एंजाइम से वल्नरेबल नहीं है जो बैक्टीरिया बड़ी चालाकी से बना लेता है, ठीक है। तो एमिकेशन इज लेस वल्नरेबल टू दीज एंजाइम। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये हाईली पोलर होते हैं और पॉलीकैटाइनिक स्ट्रक्चर जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, उसकी वजह से क्या है, पॉलीकैटाइनिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसके अंदर, तो इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसलिए सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट नियोमाइसिन, नियोमाइसिन के अलावा सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड को हम आईवी देते हैं या आईएम दे सकते हैं, पार एंट्रली दे सकते हैं, ठीक है। नियोमाइसिन इज नॉट गिवन पार एंट्रली। नियोमाइसिन को पार एंट्रली क्यों नहीं देते, क्यों, क्योंकि इसकी नियो से याद रखो नेफ्रो, नियोमाइसिन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, यानी कि किडनी की टॉक्सिसिटी कराता है, तो इसलिए इसको टॉपिकली देते हैं, यानी कि ऊपर लगाते हैं, जहाँ स्किन इन्फेक्शन हुआ है वहाँ ऊपर ऊपर लगा देते हैं, या ओरली दे देते हैं, मुंह के जरिए दे देते हैं फॉर द बॉल प्रिपरेशन प्रायर टू कोलोरेक्टल सर्जरी, यानी कोलॉन की सर्जरी हो रही थी उससे पहले ओरली दे देते हैं ताकि ये कोलॉन के अंदर चली जाए और फिर कोलॉन पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो नियोमाइसिन के अलावा सबको पारेंट्री दिया जाता है। नियोमाइसिन एन से नियो, एन से नेफ्रोटॉक्सिक होता है, तो इसको टॉपिकली देंगे या ओरली देंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इनकी हाइड्रोफिलिसिटी है, टिश्यू कंसंट्रेशन में भी सब थेराप्यूटिक हाइड्रोफिलिक होते हैं, हमने पढ़ा है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं होती, सब थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन होती है और पेनिट्रेशन इनकी वेरिएबल होती है ड्यू टू लो डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फैटी टिश्यू। द अमाइनोग्लाइकोसाइड आर डोज्ड बेस्ड अपॉन लीन बॉडी मास नॉट एक्चुअल बॉडी वेट। अब हमने कहा है कि हाइड्रोफिलिक हैं, तो इसका मतलब है कि फैट के अंदर तो किसी सूरत भी अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो इसलिए इनकी जो डोज होती है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक की डोज अकॉर्डिंग टू वेट डिसाइड करते हैं, तो वेट हम कौन सा लेंगे, फिर उसमें से फैट का वेट निकालेंगे, उसमें सिर्फ हम मसल मास लेंगे, यानी कि लीन बॉडी मास लेंगे, नॉट द एक्चुअल बॉडी वेट। एक्चुअल बॉडी वेट में तो फैट भी इंक्लूडेड होता है, तो लीन बॉडी मास लेंगे और उसकी बेसिस पे डोज डिसाइड करेंगे, क्योंकि फैट का मास लेने का तो फ़ायदा ही नहीं है, फैट अगर आप अंदर इंक्लूड करोगे तो फैट में तो ये जाता ही नहीं है, तो सीएसएफ में इसकी कंसंट्रेशन इनएडिक्वेट होती है। इवन अगर मैनेजेस इनफ्लेम भी होंगी तो अमाइनोग्लाइकोसाइड का आपने याद रखना है कि फिर भी सीएसएफ में इनएडिक्वेट कंसंट्रेशन इनकी होंगी। सीएनएस इन्फेक्शन में इंट्राथीकल रूट यूटिलाइज होता है। इंट्राथीकल क्या होता है कि इंजेक्शन लगाया जाता है और मेम्ब्रेन्स यानी मैनेजेस वगैरह से अंदर डाल के, और उसकी जो स्पेसेस होती है ना, सिस्टर्न्स या जो स्पेसेस बनी होती हैं उसके अंदर लगाया जाता है। तो सीएनएस इन्फेक्शंस में इंट्राथीकल रूट होता है, सारी अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं और फीटस में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को भी नहीं देना चाहिए। एलिमिनेशन क्या है, 90% से ज़्यादा जो हम पार एंट्रल दे रहे थे अमाइनोग्लाइकोसाइड को, वो अनचेंज्ड यूरिन में एक्सक्रीट होंगी, और रीनल डिसफंक्शनिंग के पेशेंट में क्योंकि ये एक्यूमुलेट होंगी तो आपने डोज एडजस्टमेंट्स की लाजमी करनी है। उसके बाद आ जाए एडवर्स इफेक्ट क्या है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जेंटा टोब्रा गैट से याद रखो, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और एमिकेसिन की आपने थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है ताकि इनकी डोजिंग एडिक्वेट रहे और इनकी टॉक्सिसिटी आप ना कर सकें। जितने ज़्यादा एल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नो के चांसेस ज़्यादा होते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिसिटी की, इसलिए जो गैट हैं जेंटामाइसिन, एमिकेसिन और टोब्रामाइसिन उनकी आपने डोज एडजस्टमेंट लाजमी करनी है और एडिक्वेट डोजिंग देनी है। ऑटोटॉक्सिसिटी क्या है कि कान की टॉक्सिसिटी है, वेस्टिबुलर और ऑडिटरी यानी कि बैलेंस का मसला भी हो रहा है, सुनने का मसला भी हो रहा है जब आप ज़्यादा हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन देते हैं और ड्यूरेशन भी लंबी तक देते हैं। एंटीबायोटिक एंडोलिम्फ में एक्यूमुलेट होती है, पेरीलिम्फ में एक्यूमुलेट हो जाती है, और डेफनेस इनसे जो होती है वो इरिवर्सिबल भी होती है।
और इसकी वजह से ये डेवलपिंग फीटस को भी इफ़ेक्ट करती है। पेशेंट जो साथ-साथ यानी कि एक तो वो बेचारे अमाइनो-ग्लाइकोसाइड ले रहे हैं, साथ-साथ वो कोई और ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे सिस्प्लेटिन भी ऑटोटॉक्सिक होता है, लूप डायूरेटिक भी। तो सिस्प्लेटिन और लूप डायूरेटिक भी साथ ले रहे हैं और साथ ही उनके अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, वर्टाइगो हो जाता है। ज़्यादातर वर्टाइगो किन पेशेंट्स में होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहे होते हैं, उनके अंदर वर्टाइगो ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि उनको चक्कर आने और वो गिरने लगते हैं। तो वर्टाइगो ज़्यादातर स्ट्रेप्टोमाइसिन के पेशेंट में ज़्यादा होता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी को ये डैमेज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अमाइनो-ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है उसके सेल्स में जाके डिपॉज़िट हो जाते हैं और सेल में जाके बैठ जाते हैं। तो जो कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है वो नहीं हो पाती। तो कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बेचारे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल्स जो काम कर रहे थे वो नहीं होंगे। उसकी वजह से किडनी डैमेज होगा। माइल्ड रिवर्सिबल भी हो सकता है या सीवियरली इरिवर्सिबल हो सकता है और ट्यूब्यूल के सेल का नेक्रोसिस होता है और उनके ट्यूब्यूल के सेल की डेथ हो जाती है, यानी इतना सीवियर भी हो सकता है। उसके अलावा क्या है, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब आपने कंसंट्रेशन बहुत रैपिडली बढ़ाई तो उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो जाएगा। हाई डोजेज इन्फ्यूज्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत कम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा डोज दे दी या फिर आपने साथ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स दे रहे थे, ठीक है। या तो आपने क्या किया कि इनकी डोज आपने कम टाइम में ज़्यादा दे दी और साथ साथ अगर पेशेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी ले रहा था तो उस पेशेंट को हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। और पेशेंट जो माइसीनिया ग्रेविस के होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि माइसीनिया ग्रेविस के पेशेंट को हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं और साथ अगर ये एंटीबायोटिक दी तो उनके अंदर न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि फटाफट जब न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है तो आपने साथ साथ फटाफट कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, ठीक है। पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है और साथ में नियोस्टिग्मीन दे देनी है, ताकि जो ब्लॉक है वो रिवर्स हो जाए और न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस कम हो जाए। तो कम करने के लिए आपने क्या क्या देनी है, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देना। कैन से याद रखो, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सी ए से कैल्शियम ग्लूकोनेट और एन से नियोस्टिग्मीन, यानी कि आपने न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस को रिवर्स करने के लिए पेशेंट को कैन दे देना है। कैन क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एंड एन से क्या दे देना है, आपने उसको नियोस्टिग्मीन दे देना है। और क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस यानी कि स्किन उसकी लाल लाल हो जाती है। और क्या होता है, जैसे कि आप नियोमाइसिन लगाते हो तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाती है। देखो, ऑटोटॉक्सिसिटी हो रही है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, पैरालिसिस हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो रहा है, स्किन रैश हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, नियोमाइसिन की वजह से हो रहा है स्किन रैश, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैक्रोलाइड और कीटोलाइड क्या होती हैं। मैक्रोलाइड में हमारे पास क्या है, एरिथ्रोमाइसिन है, इनमें सबसे पहली ड्रग थी, ठीक है। और पेनिसिलिन के ऑल्टरनेटिव हम इनको इस्तेमाल करते हैं मैक्रोलाइड को, कि अक्सर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से एलर्जी डेवलप हो जाती है उनको हम एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। उसके अलावा क्लेरिथ्रोमाइसिन भी है और एजिथ्रोमाइसिन भी है, ठीक है। उनके भी कुछ फीचर्स जो होते हैं वो एरिथ्रोमाइसिन के साथ कॉमन होते हैं। तो कौन कौन सी है, मैक्रोलाइड, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ये भी एरिथ्रोमाइसिन से ही डेराइव होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कीटोलाइड और मैक्रोलाइड का एंटी माइक्रोबियल कवरेज सिमिलर होता है। हावेवर जो कीटोलाइड्स हैं दे आर एक्टिव अगेंस्ट मैनी मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन, यानी ऐसे सारे ग्राम पॉजिटिव जो कि रेजिस्टेंट होते हैं मैक्रोलाइड से, मैक्रोलाइड उनके अगेंस्ट काम नहीं कर रही होती, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कीटोलाइड। सो कीटोलाइड आर इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव और स्ट्रेन्स, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, मैक्रोलाइड एंड कीटोलाइड। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये क्या करेंगे, अब इन्होंने बड़े वाले सब यूनिट से बाइंड करना है, बड़ी चालाक है, और इरिवर्सिबली बाइंड करना है, ठीक है। इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएंगी बैक्टीरियल राइबोसोम से और उसकी वजह से ट्रांसलोकेशन स्टेप्स जो है उनको इनहिबिट कर देंगी। उसके अलावा ये ट्रांसपेप्टाइडेशन के साथ भी इंटरफेयर करेंगी और ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ठीक है। दे मे बी बैक्टीरियासाइडल एट हायर डोजेज, और ये हायर डोजेज पे क्या हो जाएंगी, बैक्टीरियासाइडल हो जाएंगी। इनकी जो बाइंडिंग साइट है वो या तो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है या बिल्कुल जो क्लिंडामाइसिन और क्लोरमफेनिकोल है ना उनके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगी। यानी ये क्लिंडामाइसिन और क्लोरमफेनिकोल भी 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती हैं, और ये भी तो इनकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो या तो बिल्कुल वही होती है या बिल्कुल उनके साथ होती है जहाँ क्लोरमफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन बाइंड करती हैं। इनकी बाइंडिंग साइट भी उनके साथ साथ पड़ी हुई होती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एरिथ्रोमाइसिन का क्या है कि वो बिल्कुल जो पेनिसिलिन जी जिन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करी थी, एरिथ्रोमाइसिन भी काम करती है। तो पेनिसिलिन एलर्जी के पेशेंट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन की भी एक्टिविटी एरिथ्रोमाइसिन से सिमिलर होती है, लेकिन उसके
अलावा ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। हीमोफिलस बहुत सारे इंट्रासेलुलर पैथोजन जैसे क्लेमिडिया, लीजनेला, मोरेक्सेला, यूरिया प्लाज्मा स्पीशीज एंड एच पाइलोराई इज हायर देन दैट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन एच पाइलोराई के अगेंस्ट एरिथ्रोमाइसिन से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर एक पेशेंट जिसको एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है वो एरिथ्रोमाइसिन से काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ, तो उसको हम क्या देते हैं, उसको हम क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं, क्योंकि एच पाइलोराई के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्लेमिडिया, लीजनेला, मोरेक्सेला, यूरिया प्लाज्मा एंड एच पाइलोराई। एच पाइलोराई के लिए सबसे पहले एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो काम ना करे तो क्लेरिथ्रो इस्तेमाल करते हैं, और क्लेरिथ्रो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट लेस एक्टिव है, स्ट्रेप्टो और स्टैफ के अगेंस्ट। एरिथ्रो के कंपैरिजन में ना एजिथ्रो इतनी अच्छी नहीं होती स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट, जबकि जो एजिथ्रो है ना ये ज़्यादा एक्टिव किसके खिलाफ होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में आप ज़्यादा एजिथ्रो दोगे, ठीक है। ड्यू टू इन्फेक्शन ड्यू टू एच इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सिला कैटारालिस, यानी कि हम की वजह से, यानी कि एच इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सिला कैटारालिस ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पैथोजेंस होते हैं, और रेस्पिरेटरी पैथोजन के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी ड्रग है, एजिथ्रोमाइसिन है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एरिथ्रोमाइसिन की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया रेजिस्टेंट हो जाती है। एजिथ्रोमाइसिन प्रेफर थेरेपी है यूरिथ्राइटिस के लिए, जो कि क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, मैक्रोलाइड कंटेनिंग रेजिमिन इंक्लूडिंग क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रो। क्लेरिथ्रो और एजिथ्रो दोनों को मिला दिया जाता है और उससे माइकोबैक्टीरियम एवियम के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एजिथ्रो ज़्यादा रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है। किसके अगेंस्ट काम करती है, रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के अगेंस्ट ये ज़्यादा काम कर रही है एजिथ्रोमाइसिन। फिर है टेलिथ्रोमाइसिन। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बिल्कुल एजिथ्रो के सिमिलर है। जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है कीटोलाइट्स के अंदर वो क्या कर देती है कि वो ज़्यादातर, क्योंकि इनके अंदर कीटोलाइट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि अपने अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करती रहती हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इनके खिलाफ काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मिथाइलेज मीडिएटेड, इफ्लक्स मीडिएटेड, यानी कि जो मिथाइलेज यानी एंजाइम मीडिएटेड थे, जो कि एंजाइम एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया बनाता है, या एंटीबायोटिक्स के ज़रिए और उसके अलावा कभी एंटीबायोटिक को अपने से बाहर निकलवा देता था, इफ्लक्स मैकेनिज्म। तो कीटोलाइट क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से मिथाइलेज मीडिएटेड या इफ्लक्स मीडिएटेड इनएक्टिवेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए कीटोलाइट ज़्यादा चालाक होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, हमने ये स्पेक्ट्रम देखा है, ग्राम पॉजिटिव कोक्साई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव कोक्साई, ग्राम नेगेटिव रॉड, स्पायरोकीट, माइकोप्लाज्मा, क्लेमिडिया एंड अदर। और इसमें देखें कि ये किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के अगेंस्ट क्या क्या इफेक्टिव है, इरेथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन इस्तेमाल होती है। क्लेमिडिया इन्फेक्शंस में एजिथ्रो और डॉक्सी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो लीजनेयर डिजीज़ है, जो लीजनलोसिस है, उसमें ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स या एजिथ्रो का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। माइकोप्लाज्मा में एजिथ्रो और डॉक्सी का इस्तेमाल किया जाता है, और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में एजिथ्रो को कंबाइन किया जाता है किसके साथ, ARE, यानी कि एजिथ्रो को राइफेम्पिन और इथैम ब्यूटोल के साथ कंबाइन किया जाता है। और अगर वंस वीकली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वीक में एक दफ़ा अगर आप एजिथ्रो देंगे ना, तो वो उससे क्या होता है कि प्रोफाइलेक्सिस हो जाता है मैक के अगेंस्ट, यानी कि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट एजिथ्रो अगर आप वीक में एक दफ़ा देंगे तो प्रोफाइलेक्सिस हो जाता है उन पेशेंट में जिनमें एड्स है, ठीक है। तो एड्स के पेशेंट में क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप प्रोफाइलेक्सिकली एड्स के पेशेंट में वीक में एक दफ़ा एजिथ्रो दे सकते हैं, ताकि उसको रेस्पिरेटरी या ये जो सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं ये इन्फेक्शन ना हो। रेजिस्टेंस जो है वो मैक्रोलाइट्स के साथ वो कैसे होती है, इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू टेक अप द एंटीबायोटिक, या तो वो एंटीबायोटिक को उठा नहीं पा रहा, या इफ्लक्स पंप है, या उसकी 50s राइबोसोमल सब यूनिट के लिए एफिनिटी कम हो गई है, ठीक है। और वो क्यों कम हुई है, क्योंकि जो 23s राइबोसोमल RNA था ना, उसने क्या किया था कि उसने मिथाइलेशन करा दी थी एडिनिन की। एडिनिन की मिथाइलेशन हो जाती है ड्यू टू मिथाइलेशन ऑफ एन एडिनिन इन 23s माइक्रोसोमल बैक्टीरियल राइबोसोमल RNA इन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मिथाइलेशन की वजह से हो जाती है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में। और उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन इस एस्ट्रेजेस, ठीक है। दूसरा पहले हमने पढ़ लिया कि एक तो इनएबिलिटी टू टेक अप द ऑर्गेनिज्म, इफ्लक्स पम्प्स, डिक्रीज एफिनिटी फॉर 50s राइबोसोमल सब यूनिट ड्यू टू मिथाइलेशन। उसके अलावा क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेजेस, जो एरिथ्रोमाइसिन को डिस्ट्रॉय करते हैं इन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म सच एज एंटीरोबैक्टीरिया। उसके अलावा रेजिस्टेंस टू एरिथ्रोमाइसिन इंक्रीज हो रही है, और उसका क्लिनिकल यूज़ इतना अच्छा नहीं रहा है। पहले इसको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है। बोथ क्लेरिथ्रोमाइसिन और जो एजिथ्रोमाइसिन है, इनकी
कॉमन रेजिस्टेंस है विद एरिथ्रोमाइसिन, बट एरिथ्रोमाइसिन में बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो और इरिथ्रो इनकी क्रॉस रेजिस्टेंट होती है। अगर बैक्टीरिया एक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है तो वो बाकियों के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो सकता है, लेकिन जो टेलिथ्रोमाइसिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर कोई मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है तो उनके अगेंस्ट टेलिथ्रोमाइसिन ज़्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो बेस है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है गैस्ट्रिक एसिड से। तो आपने क्या करना है कि इसको गैस्ट्रिक स्टमक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए या तो एंटेरिकोटिक टेबलेट्स देनी है या फिर एस्टेराइड्स फॉर्म देनी है एंटीबायोटिक की, और सारी एडिक्वेटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो और टेलिथ्रो जो है कैट जो है वो स्टमक में स्टेबल होती है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। फूड इरिथ्रो और एजिथ्रो की एब्जॉर्प्शन के साथ EAT से याद रखो, ईट टी निकाल दो तो EA से याद रखना है इरिथ्रो एजिथ्रो। ईट करते हैं यानी कि जब हम खाते हैं तो क्या होता है कि इनकी एब्जॉर्प्शन EA की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, यानी कि EA की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। फूड इंटरफेयर करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिथ्रो एजिथ्रो, लेकिन वो क्लेरिथ्रो की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो और टेलिथ्रो जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रो आर अवेलेबल इन IV फॉर्मुलेशंस, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एरिथ्रोमाइसिन की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी फ्लूइड्स में बहुत अच्छे से होती है, एक्सेप्ट CSF के। इसकी CSF में इतनी अच्छी नहीं होती। ये बहुत फ्यू एंटीबायोटिक्स में से एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड में जा सकती है और ये मैक्रोफेजेस में भी एक्यूमुलेट कर सकती है। सारे चारों के चारों ड्रग लिवर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो और टेलिथ्रो जो है वो वाइडली, एक तो ये स्टमक एसिड में भी जो है वो स्टेबल होती हैं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि टिश्यूज़ में भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। एजिथ्रो जो है वो कंसनट्रेट हो जाती है न्यूट्रोफिल्स में, मैक्रोफेजेस में, फाइब्रोब्लास्ट में, और इसके सीरम लेवल बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है और लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है सब ड्रग्स में से एजिथ्रो का, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, ये आपने याद रखना है। एजिथ्रो हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली। एलिमिनेशन, एरिथ्रो और टेलिथ्रो जो है वो हेपेटिकली यानी कि हेपेटिकली मेटाबोलाइज होंगे और वो क्या करेंगे कि बहुत सारे ड्रग्स की ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेंगे, और जब ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेंगे तो वो इंटरेक्ट करेंगे साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम के साथ, जो एंजाइम ड्रग को मेटाबोलाइज कर होते हैं उस सिस्टम के साथ। उसके अलावा जब ये ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर कर रहा है, जैसे कि थियोफाइलिन, स्टैटिन्स के साथ और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, किन ड्रग्स के साथ इंटरफेयर करता है? थियोफाइलिन, आपने याद रखना है किस किस के खिलाफ, अगेंस्ट टी से याद रख लो, नहीं किससे याद रख लो, TAS, या सैट से याद रख लो, SAT, सैट से याद रख लो। थियोफाइलिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड स्टैटिन्स, यानी कि क्लेरिथ्रोमाइसिन इंटरफेयर विद सैट जो ड्रग्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है क्लेरिथ्रो के साथ। क्लेरिथ्रो करता है थियोफाइलिन, एंटी एपिलेप्टिक और स्टैटिन के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या करेगा, इंटरफेयर कर देगा। ये आपने याद रखना है। एलिमिनेशन में एक्सक्रीशन कैसे होती है? एरिथ्रो और एजिथ्रो जो है वो प्राइमरीली कंसनट्रेट होते हैं, बाइल के जरिए रिलीज होते हैं एरिथ्रो और एजिथ्रो, और पार्शियल एब्जॉर्प्शन एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू होती है, जबकि जो क्लेरिथ्रो है वो किडनी के जरिए होगी और लिवर के जरिए भी होगी। तो इस ड्रग की डोजेज जो है शुड बी एडजस्टेड इन पेशेंट्स विद रीनल इम्पेयरमेंट, राइट। नेक्स्ट है इसके, ये देख लें, डोज जो है वो इनकी CNS को पेनिट्रेट नहीं करती। एरिथ्रो और एजिथ्रो बाइल में आते हैं, क्लेरिथ्रो यूरिन में आता है, ठीक है। उसके साथ आपने देखना IV एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप जितनी अच्छी डायग्राम्स देख लेंगे, और देखिए हम एंटेरिकोटिक टेबलेट्स भी दे रहे होते हैं, इसमें कैप्सूल्स दे रहे होते हैं, तो आप जितना अच्छा डायग्राम को याद रखेंगे आपको इतना अच्छा चीज़ें याद रहेंगी। ओरल एब्जॉर्प्शन देख लें, एरिथ्रो की भी होती है, क्लेरिथ्रो, और हमने बात की थी ना कि कैट की भी होती है और एरिथ्रो की भी होती है। हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा किसकी है? 40 आवर से भी ज़्यादा है एजिथ्रो की, हमने कहा है ना कि इसलिए हाफ लाइफ इसकी सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसकी है? एरिथ्रो की है बेचारी की। कन्वर्जन एक्टिव मेटाबोलाइट में इन तीनों की होती है, इसकी नहीं होती है। यूरिन में सबसे ज़्यादा कौन एक्सक्रीट हो रहा है? क्लेरिथ्रो जो है वो यूरिन में सबसे ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, और सबसे कम कौन एक्सक्रीट होता है? एजिथ्रो एक्सक्रीट होता है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या है? गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस करा देता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इफेक्ट करता है, और इसमें स्पेशली कौन सी ड्रग होती है? एरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रो और एजिथ्रो बेटर टॉलरेटेड होती हैं। एरिथ्रो की हायर डोजेस की वजह से क्या होगा कि स्मूथ मसल की ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो क्या ख्याल है, गैस्ट्रिक कंटेंट आगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जाएंगे, डुओडेनम में चले जाएंगे आगे। जब डुओडेनम में जल्दी से जल्दी चले जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप गैस्ट्रोपरीसिस या पोस्ट ऑपरेटिव
इलियस में इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ये क्या कर रहा है कि एक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा के फूड की मूवमेंट ज़्यादा करा रहा है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें गैस्ट्रोपरेसिस है, यानी कि जिनका स्टमक फेल हुआ हुआ होता है, काम नहीं कर रहा होता, या पोस्ट ऑपरेटिव इलियस है, या जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद उनमें इलियस हो गया है, यानी कि उनकी इंटेस्टाइन जो है वो उसमें मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उन पेशेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं एरिथ्रोमाइसिन को। क्योंकि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा रहा होता है। साथ साथ आप देख लें कोलेस्टेटिक जॉन्डिस होता है। दिस साइड इफेक्ट स्पेशली किसके साथ अकर करता है? एरिथ्रोमाइसिन के साथ, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन के साथ इसका कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हो जाता है। उसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी कौन कराता है? एरिथ्रोमाइसिन कराएगा, हाई डोजेस पे कराएगा। एजिथ्रो भी कराएगा, लेकिन एजिथ्रो ज़्यादा सिवियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। एक बात याद रखनी है कि क्योंकि ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा है, इसकी हाफ लाइफ भी लॉन्गर होती है, तो टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा कराता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? हेपेटिक डिसफंक्शन के पेशेंट है, उनको आपने किसके साथ? टी से ज़्यादा जो है वो टी जो है वो एक्यूमुलेट होती है लिवर में। याद रखना है, टी एक्यूमुलेट्स इन लिवर। टी क्या है हमारे पास? टेलिथ्रो, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन लिवर में एक्यूमुलेट होती है। और हेपेटोटॉक्सिसिटी, जो टी की हेपेटोटॉक्सिसिटी है ना टेलिथ्रोमाइसिन की, वो बहुत सिवियर है, इसलिए इसको हम इतना इस्तेमाल नहीं करते। उसके अलावा मैक्रोलाइड और कीटोलाइड क्या करते हैं? क्यूटीसी इंटरवल को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो आपने जो इरिथमिया के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है। या अगर साथ में आप कोई और प्रो इरिथमोजेनिक एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो, कोई और जो इरिथ्रो यानी कि इरिथमिया जो चीज़ें करा सकती हैं, उनके साथ आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। ड्रग इंटरेक्शन क्या है? अगेन जो हमारे पास है एरिथ्रो, टेलिथ्रो और क्लेरिथ्रो, ये क्या करते हैं कि कुछ ड्रग्स का हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या कराते हैं? उनके साथ इंटरफेयर करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये जिन ड्रग्स का हेपेटिक मेटाबॉलिज्म या इनहिबिट करेंगे, तो वो ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, तो उन दूसरे ड्रग्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और ये क्या करते हैं कि ये तीनों उन दूसरे ड्रग्स की कंसंट्रेशन बढ़ा के उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। उसके अलावा इंटरेक्शन इनका डाइजॉक्सिन के साथ होता है। इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक क्या करती है कि वो एलिमिनेट करती है इंटेस्टाइनल फ्लोरा की स्पीशीज, जो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ना, ये नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो फ़ायदेमंद होता है, जो डाइजॉक्सिन को ख़त्म कर रहा होता है, उसको ख़त्म कर देती हैं। तो अगर एक पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा था और उसको साथ-साथ हम ये ड्रग्स भी दे रहे थे, तो इन ड्रग्स ने क्योंकि इंटेस्टाइनल फ्लोरा ख़त्म कर दिया है, तो अब डाइजॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि लीडिंग टू द ग्रेटर रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम एंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन, तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है इन ड्रग्स के इस्तेमाल करने की वजह से। तो ना सिर्फ ये कि ये खुद भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि दूसरे ड्रग्स के ज़रिए भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। नाइस, दे आर वेरी, वेरी क्लेवर। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखें, इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 सिस्टम का इनहिबिशन कौन-कौन कराता है? ईसीटी। ईसीटी इनहिबिशन कराता है साइटोक्रोम P450 कॉम्प्लेक्स का, यानी एरिथ्रो, क्लेरिथ्रो एंड टेलिथ्रो। तो कौन-कौन से ड्रग्स उनसे ये तीनों आए, इन्होंने मेटाबॉलिज्म इनहिबिट किया, तो उसकी वजह से इन ड्रग्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एटोर्वास्टैटिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कार्बामेज़ेपिन, साइक्लोस्पोरिन की बढ़ जाएगी, सिम्वास्टैटिन की बढ़ जाएगी, थियोफाइलिन की बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा वेलप्रोएट, वारफेरिन की भी बढ़ जाती है, और प्रोटीज़ इनहिबिटर्स की भी बढ़ जाती है। मेन हमने क्या याद किया था? सैट याद किया था, यानी कि एटोर्वास्टैटिन जो स्टैटिन था, उसके अलावा सिम्वास्टैटिन, थियोफाइलिन, उसके अलावा सी से 2 याद रख लो, साइक्लोस्पोरिन, कार्बामेज़ेपिन, सैट, सी और वेलप्रोएट और वारफेरिन वगैरह की सीरम कंसंट्रेशन बढ़ेंगी, तो इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये देख लें जी, क्या-क्या करा रहे हैं? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, जीआई डिस्टर्बेंस, जॉन्डिस एंड ऑटोटॉक्सिसिटी करा रहे हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स।